नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नीता शर्मा आपका इस संगोष्ठी में स्वागत करती हूँ। आज हमारे सामने इस संगोष्ठी में अगले वक्ता हैं जो बहुत ही सहल व्यक्तित्व के धनी और विषय के में विद्वान तो है ही वो प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, जो कि अभी प्रेजेंट में वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शासन व राजनीति के विद्वान तो है ही, अकादमिक रूप से सर आपके ओजस्वी वक्तव्य को सुनने के लिए हम सब बहुत ही आतुर हैं। आपसे निवेदन है कि सर आप अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। आप सभी का अभिवादन। राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के राजस्थान चैप्टर द्वारा रीअप्राइजल ऑफ कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वे फॉरवर्ड विषय पर आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामयिक संदर्भों में वक्तृता के प्रतिमान और इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कुशल नेतृत्व से कई विश्वविद्यालयों को ज्ञान और विकास पथ पर ले जाने वाले हमारे अग्रणी, अपनी विद्वत्ता और मेधा के लिए विख्यात प्रोफेसर एडियन वाजपेयी जी, इस संस्था के और हमारे स्वयं के संरक्षक, भारत की दर्शन परंपरा और दार्शनिकता के प्रकाश पुंज भट्ट जी, हम सबके श्रेष्ठ और अपनी सोच समझ और हम सबको प्रदान करने वाले स्नेह के लिए विख्यात एक बहुत बड़े संगठनकर्ता प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, हमारे नितांत प्रिय प्रोफेसर एच.के. शर्मा जी, इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता, इस संगठन की महासचिव, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर माननीय डॉक्टर शीला राय जी, जो अपने अकादमिक सक्रियता और विशेष प्रकार की संगठनात्मक क्षमता और मृदुल स्वभाव के कारण साथ ही साथ वाणी की तेजस्विता के लिए विदित डॉक्टर शीला राय जी। इसमें अभी तक मैंने जिनके नाम सुन लिए, डॉक्टर प्रीति शर्मा, पूर्वा भट्ट, डॉक्टर नीता शर्मा, डॉक्टर राहिल अहमद और वे सभी जो आज के कार्यक्रम से किसी न किसी प्रकार से संबद्ध हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं, देख रहे हैं, अथवा श्रोता के रूप में अथवा किसी भी रूप में जहां कहीं भी संबद्ध हैं, आप सभी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे तकनीकी स्टाफ के साथ ही साथ, जिसमें प्रमुख रूप से सुप्रिय, अरविंद, गौरव, हमारे विश्वविद्यालय की तेजस्वी पीआरओ डॉक्टर मनीषा और हमारे विश्वविद्यालय के अन्य सभी सहयोगी गण, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब साथ हैं और एक ऐसे विषय पर हम लोग परिचर्चा करने के लिए एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आज के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। एक अदृश्य विषाणु की आपदा जिसे पूरी दुनिया झेल रही है, इसमें हम सभी किस तरह आहत हैं कि एक नया शब्द ही हम सबके लिए चल गया, वर्क फ्रॉम द होम। यह नया वर्क कल्चर है जिसका उल्लेख अभी हम लोगों ने सुना भी है, आगे इसका बार बार उल्लेख होना भी है। इस आपदा ने दुनिया में सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना ही बदल दिया। हम सभी मानव समाज के सदस्य हैं और मानव समाज ने समय के साथ बहुत प्रगति की है। कोरोना नामक वायरस ने इस मानव समाज को संशयग्रस्त कर दिया
एक ऐसा विषाणु कोविड-19 के नाम से जाना जाने वाला जो दिखता नहीं है। हम लोग इसके बारे में सुनते हैं, इसके प्रभाव को देख रहे हैं, इसकी त्रासदी झेल रहे हैं और इसकी जो भयंकरता है, विभीषिका है, इसके निराकरण के लिए हम लोगों के मिलने का आज मंच वही है जिस पर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं। अर्थात इस अदृश्य विषाणु से सामना करने के लिए हमारे पास जो सबसे समर्थ साधन है वह है वेब की दुनिया का साधन, नेटवर्क, या जिसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं। मैं आप सबको देख पा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी सुन भी रहा था, मुझे बहुत मेरा ज्ञानवर्धन भी हो रहा था, आनंद की अनुभूति भी हो रही थी और गौरव बोध भी हो रहा था कि आप सबके साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। आज का समाज जो कभी मानव समाज था, प्रगति के दौर में अपना स्वरूप बदलता चला गया। विद्यमान मानव समाज तकनीकी का समाज कहा जाता है। मानव समाज से हमने यात्रा की उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में, निजीकरण के दौर में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सम्मान प्रभाव के कारण यह समाज मार्केट सोसाइटी के रूप में बदल गया था। तो भारतीय समाज है अथवा दुनिया में कहीं का समाज है, यह मानव संबंधों के संजाल के कारण जाना जाता है, जिसमें हम सभी होते हैं, भाई, बंधु, सखा, माता, पिता, संतान, रिश्ते नाते सब मिलकर समाज बनता है। साथ साथ चलने का संगठन, जिसकी आधारभूत इकाई परिवार होती है, जिसके बारे में डॉक्टर शीला राय जी बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी। समय के साथ भारतीय समाज का स्वरूप भी बदला। समाज उसे कहते हैं जिसमें हमारी पहचान होती है और हमारे दायित्वों का निर्धारण होता है। समाज के हर व्यक्ति के पास एक दायित्व है, एक भूमिका है और वस्तुतः हम सभी मनुष्य हैं और भूमिका जीवी ही होते हैं। हम सब अपनी अपनी भूमिकाओं को लेकर चलते हैं। जो भूमिका होती है उसका सही निर्धारण और सही क्रियान्वयन ये हमारा दायित्व होता है, कुछ समाज की तरफ से, कुछ हमारी तरफ से। हमारा समाज संयुक्त परिवार का समाज हुआ करता था, जिसमें सबके लिए स्थान था। माता, पिता, पुत्र, दादा, दादी, हमारे सगे संबंधी, सबके लिए स्थान था। जैसे जैसे हम बढ़ते गए प्रगति के पथ पर समाज का यह स्वरूप भी बदल रह गया और एक नारा ही चला, हम दो हमारे दो। संभवतः उस समय जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए यह प्रयास किया गया होगा। हम दो हमारे दो में तो इतना ही रह गया कि माता पिता और संतति दो। ऐसा होने से, ऐसा करने से समाज जो संबंधों का संजाल था, संबंधों के लिए तरसने लगा। अगर दो पुत्र ही हो गए तो भाई बहन का नाता क्या होगा, दो बहनें भी हो गए तो भाई बहन का नाता क्या होगा, एक ही बहन हो गई तो फिर मौसी मौसा का नाता, बहुत सारे नाते रिश्ते, एक भाई एक बहन हो गए, चाचा चाची कहाँ गए, तमाम रिश्ते इस सिद्धांत के साथ बदलते चले गए। बाद में और भी समाज का स्वरूप बदला, जिसको हमने पश्चिम से ले लिया। हमारा जो संयुक्त परिवार का समाज था, पश्चिमी जगत में जाकर यह एटॉमिक फैमिली में बदल गया। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसमें हम आ गए। तीन ही से काम चल जाएगा, दंपति और एक संतति, इसमें और भी रिश्ते हमारे तिरोहित चले गए। इस तरह से अजीब समस्या आई। पश्चिम ने थोड़ा और प्रभावित किया, उन्होंने एटॉमिक फैमिली से आगे बढ़कर न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर ध्यान दे दिया। हम सब विज्ञान के बारे में भी सुनते हैं, जानते हैं, न्यूक्लियस में तो केवल न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, यानी पति पत्नी से ही काम चल जाएगा। फिर संतान के बारे में क्या होगा, संतान अगर हो गई तो अभी पति पत्नी रहेंगे, माता पिता का क्या होगा। तो इस तरह से अजीब विडंबना हो गई। बाद में थोड़ा और समाज आगे बढ़ गया, प्रोटॉन को भी बांट दिया, प्रोटॉन पाकिस्तान बना दिया कि हम मित्र के रूप में तो रहेंगे लेकिन संतान की कामना नहीं करेंगे, माता पिता की कामना नहीं करेंगे और मित्र के रूप में रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। अजीब सी स्थिति इस भौतिक प्रगति के दौर में हो गई, जिसमें हम केवल सुविधा भोगी मनुष्य बन करके रह गए और यह सुविधा भोग की भावना हमारे समाज के परंपरागत ढांचे को कहीं न कहीं हिला गई। समाज तो साथ साथ चलने के लिए होता है। समाज वह होता है जो हमें संबल देता है, हमें पहचान देता है और हमें अभय प्रदान करता है।
लेकिन यह समाज कोरोना के दौर में स्वयं भयग्रस्त हो गया, संशयग्रस्त हो गया। कोरोना जनित संकट के चलते एक नए किस्म का पलायन आरंभ हो गया। मूल स्थान से कहीं बड़े स्थान की ओर पलायन होता था, कभी आजीविका के लिए, आय के लिए, भ्रमण के लिए, निवास के लिए। कभी इस पलायन में ब्रेन ड्रेन की भी भूमिका हुआ करती थी, अथवा कभी औद्योगिक आस्थान बने, वहां के जमीन से विस्थापन हुआ, फिर पलायन हुआ। कभी राष्ट्रों के एग्रेशन के चलते पलायन हुआ, विस्थापन हुआ। तो बहुत सारी विकृतियां समाज में उत्पन्न होती चली गई, लेकिन मूल समाज तो वही था, साथ साथ चलने वाला और अपने सदस्य को भयमुक्त करने वाला, अपने सदस्य को पथ दिखाने वाला और पाथेय देने वाला, यही मानव समाज था। लेकिन जब मार्केट सोसाइटी बन गया इस बाजारीकरण की प्रक्रिया में, तब हमारे रिश्ते आर्थिक रिश्ते हो गए। इस आर्थिक रिश्ते में हम एक दूसरे के लिए कितना उपयोगी हैं, यह मायने रखने लगे। हमारा परिवार कहीं पीछे छूटता चला गया, हमारे सगे संबंधी पीछे छूटते चले गए और हमारे पास अपने लिए और अपनों के लिए समय ही नहीं बचा। हम सुबह 4 बजे कभी निकल जाते थे, कभी रात में 10 बजे आते थे। यहाँ तक कि हमारी संतति से भी हमारी मुलाकात संडे और सैटरडे में हो पाती थी। तो एक नया शब्द ही बन गया, पेरेंट्स ऑफ संडेज एंड सैटरडेज, शनिवार और रविवार वाले माता पिता। अजीब विडंबना हुई समाज में। ये सब प्रक्रिया चलती रही, इतने से भी काम नहीं चला। हमने तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विकास कर लिया, इसलिए अब बाजार समाज से आगे बढ़ गए, हम तकनीकी समाज हो गए। शनिवार रविवार को आकर अपने बच्चे को तो देख लेते थे। तकनीकी के समाज ने तो अपने बच्चे को दूर से ही मोबाइल हाथ पर रख के देख लिया, माता पिता के साथ हेलो हाय कर लिया। यह समाज बिल्कुल कृत्रिमता का समाज हो गया और लगने लगा कि समाज के जो सूत्र हैं, जो तंतु हैं, यह कहीं छूट रहे हैं, समाज की जो कड़ी है यह कहीं टूट रही है। ऐसे में हम सोचने लगे कोई ऐसा आए विशेष, विशिष्ट, दिव्य, जो इस कड़ी को फिर से जोड़ दे। लेकिन हम इसके लिए दिव्यता की कामना करते थे। हम सभी एक साथ बैठें, हमारे समाज का जो भाव है ऋग्वेद में, साथ साथ बैठें, साथ साथ चलें, साथ साथ सोचें, साथ साथ आचरण करें, सदाचरण करें, ये हमारे समाज का सिद्धांत था, भारतीय समाज का, जिसमें पूरी धरा को एक परिवार मानने का विधान था। आप सभी महोपनिषद के बारे में जानते भी हैं, अयम निजा परो वेति गणनालौ चेत साम उदार चैतानाम तो वसुदैव कुटुंबकम। हम पूरे धरा को ही एक परिवार मानते थे, अर्थात परिवार से लेके और धरा संसार तक को एक परिवार में मानने की हमारी प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है, स्वभाव रहा। लेकिन प्रगति के दौर में हमारे समाज का स्वरूप बदलता रहा। यह समाज और भी बदला जैसे जैसे औद्योगिक उपलब्धियां आई, तकनीकी उपलब्धियां आई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हुआ, गांव से शहर, शहर से नगर, नगर से महानगर, उसके आगे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रो सिटीज की बात हो गई। तो हमारी जनसंख्या का एक निश्चित हिस्सा, हमारे समाज का एक प्रमुख भाग उन स्थलों पर जिन्हें हम विकास के प्रमुख स्थल कहते हैं, वहां पहुंचता रहा। उसके निर्माण में, उसके उन्नयन में और उसकी समृद्धि में योगदान करने के लिए कभी दक्ष अभियंता बन के, कभी कुशल चिकित्सक बन के, कभी कुशल कामगार बन के, किसी न किसी रूप में हम महानगरों में जाते रहे। ऐसा माना जाने लगा कि महानगरों में, मेट्रो सिटीज में आजीविका के काफी स्थल हैं। इसलिए जो समाज, मूल समाज था हमारा, जिसे एग्रेरियन सोसाइटी भी कहते हैं, कृषि प्रधान व्यवस्था का हमारा जो समाज था, ग्रामीण समाज जिसे कहते हैं, इसने एक नए उदित समाज को देखा जिसे नागरिक समाज कहते हैं, नगरों का समाज। ग्रामीण समाज फिर भी प्रकृति के ज्यादा करीब है, नागरिक समाज की प्रकृति से दूरी बनती चली गई। मनुष्य के पास तो 2 ही 3 चीजें हैं, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति। जो हमारे बगल में विद्यमान है पर्यावरण की प्रकृति, तो यह प्रकृति हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव और हमारी प्रवृत्ति, यह लेकर के हम आगे बढ़ते रहे। तो नागरिक समाज है, इसमें संवेदना के स्वर बदल गए। ग्रामीण समाज, जो मूल समाज, आरंभिक समाज, भारतीय समाज, भारत का परंपरागत समाज, भारत का सनातन समाज,
संभावनाओं पर और भावनाओं पर अवलंबित समाज है। ये भावना प्रधान समाज है और उस भावना में हम संभावनाएं तलाश लेते हैं। लेकिन जो नागरिक समाज बना पूरी दुनिया में, उसमें भावनाओं के लिए स्थान नहीं था, केवल संभावनाओं की खोज थी। कैसे यथाशीघ्र हम वैभव प्राप्त कर लें, यथाशीघ्र हम संपन्न हो जाएं और अपनी संपन्नता के आधार पर हम ऐश करें। ये कैश और ऐश की प्रवृत्ति आधुनिक समाज के स्वभाव में समाहित हो और इसीलिए इसमें भावना और संवेदना दोनों का स्थान क्रमशः कम होता चला गया। अब हम विचार करें इस कोरोना के कुप्रभाव पर, जिसने एक नए प्रकार का समाज फिर से बना दिया। हमारे पास पहले समय नहीं होता था, ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, ना अपनी व्यवस्था के लिए, केवल अपनी समृद्धि के लिए हमारे पास समय हुआ करता था। इस कोरोना ने हमें पर्याप्त समय दे दिया। वर्क फ्रॉम होम की एक नई संस्कृति आ गई। अब हम अपने परिवार के साथ हैं, पारिवारिक जनों के साथ हैं, हम मूल समाज के साथ हैं। अब पुनः हमारी भावनाएं जागृत हो गई, हमारी संवेदना जागृत हो गई, हमारे पास सबके लिए समय है। अब हम अपनों के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी कुशलता के बारे में। जो हमसे दूर हमारे सगे संबंधी हैं, उनकी कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं। अर्थात जो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत है कि सभी सुखी रहें, सबके सुख के बारे में पूछ रहे हैं, सबकी सुरक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। हम अब इस तरह से संवेदनशील हो गए। अब हमारी भावनाएं जोड़ने वाली भावनाएं हो गई कि मनुष्य वास्तव में रहता कैसे है, पुरुष और प्रकृति का तादात्म्य होता क्या है, जो मनुष्य प्राणी है, इसके साथ ही और जो वनचर हैं, जो और प्रकार के जीवधारी हैं इस धरा पर, उनके बारे में भी सोचने का समय आ गया हमारे पास कि हम केवल अपने आहार की चिंता ना करें, हम पशु पक्षियों की भी इस लॉकडाउन की व्यवस्था में चिंता करें, उनके भोजन की चिंता करें, उनके पानी की चिंता करें। अर्थात हमारी संवेदना जागृत हो गई। ये कोरोना का एक दूसरा पक्ष है जिसने हमें कुछ समझा दिया कि हमें प्रकृति से तादात्म्य बना के रहना चाहिए, हमें समाज में संतोष पूर्वक रहना चाहिए और भारतीय समाज के जो मूल्य हैं, सदाशयता, समरसता के मूल्य, सहयोग की वृत्ति का मूल्य, इसका निर्वहन करना चाहिए। हम सब एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। एक और भी सबक इस संकट का मिला। जो विकास के प्रतिमान नागरिक समाज है या नगर हैं, महानगर हैं, उसकी रचना में उन लोगों के लिए भी सम्यक स्थान होना चाहिए जिन्होंने महानगर बसाया है, बनाया है, औद्योगिक आस्थानों में उत्पादन की वृद्धि के कारक बने हैं। उनके पास भी ऐसा एक सम्यक स्थान होना चाहिए। उनके जीवन, उनके सम्मान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान न करे कभी ऐसा कोई संकट आए, ऐसी आपदा आए कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वह भी सुखपूर्वक निश्चिंत होकर साल भर तक तो अपने लोगों के साथ रह सकें, उसी नागरिक समाज का सदस्य बनकर रह सकें जिसके अभ्युदय में उनकी भूमिका है। आज जो मूल स्थान पर लौटने की एक प्रक्रिया चली है, नगर महानगर छोड़कर, दुनिया के विभिन्न देशों को छोड़कर अपने देश में आने की प्रक्रिया चली है, इसके चलते कई नए प्रश्न खड़े होंगे। ब्रेन ड्रेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें वैभव के लिए दर दर भटकना चाहिए कि नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने मूल स्थान का उन्नयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश दिया, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक योर लोकल बी ग्लोबल, कि आप अपने लोकल के लिए मुखर बनिए और जो आपका लोकल है इसे वैश्विक धरातल पर ले चलिए। हिंदुस्तान के हर अंचल में इस समाज को संबल प्रदान करने के लिए तमाम आर्थिक उपादान हैं, कृषि जन्य हैं, वनस्पति जन्य हैं, फल हैं, जड़ी बूटियां हैं, कंद मूल हैं, बहुत कुछ है जो समाज के भरण पोषण के लिए समर्थ है। अब हमें इन स्थानीय उत्पादों के बारे में सोचना चाहिए, वहां अपने लिए रोजगार की संभावना तलाश करनी चाहिए। स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन स्थानीय स्तर पर भी हो, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं जिस अंचल में रहता हूं, यह जनजातीय अंचल है। जनजातीय समाज में
इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, प्रतिरोधक क्षमता। ईश्वर की विशेष कृपा है अथवा उनकी बनावट या बुनावट है या प्रकृति से सामीप्य है कि विषाणुओं का बहुत कम प्रभाव इस अंचल में पड़ता है। इनकी एक अलग मेधा भी है। एक अगरिया जनजातीय समाज है, समुदाय है, जो मिट्टी पर हाथ फेर कर बता सकता है कि लौह अयस्क है कि नहीं। उनके पास लोहा बनाने की एक स्थानीय तकनीक है और यही एक समुदाय ऐसा है दुनिया में जो जंग रहित लोहा बनाता है। स्थानीय स्तर का हुनर है, इसे विकसित करें। इस प्रकार हर आंचलिक क्षेत्र में, देश का जितना भी अंचल है, इस प्रकार की संभावना है, सामर्थ्य भी है। हमें इस प्रकार कोशिश करनी है कि हम जहां भी रहें स्वयं समर्थ बने, वहां के लोगों को समर्थ बनाएं और अपनी सामर्थ्य लेके फिर आगे जाएं। जो विकास के मानक हैं उसमें भी योगदान करें, महानगरों में पुनः चलें, फिर उनको बनाएं, सजाएं, आगे बढ़ाएं, औद्योगिक आस्थान फिर से सक्रिय हो जाएं, फिर हम वहां योगदान करें, लेकिन हमारे लिए भी वहां एक निश्चित स्थान हो। अब इस प्रकार का समाज बनना चाहिए। उदारीकरण के दौर में, संचार क्रांति और सूचना विस्फोट के क्रम में तो राष्ट्रों की सीमाएं हैं वो शिथिल हो गई थी। इस आपदा ने सीमाओं को फिर जटिल किया। आर पार जाना कठिन है। कौन यह संक्रमण लेके चला जाएगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, इसलिए अब सीमाएं जटिल हुई हैं। लेकिन जटिल सीमाओं के पार भी विचार रखने के लिए, व्यवहार करने के लिए हमारे पास यह नितांत सार्थक साधन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम आप आपस में संवाद कर रहे हैं और वर्तमान क्रम को, साथ साथ सोचने वाले क्रम को, समूह में रहने वाले क्रम को, अर्थात हमारी सामूहिकता और हमारी संवेदना यह पुनः जागृत हुई है। इसको सजाकर संवार कर रहना है और यह संदेश हमारा समाज, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे से कोरोना वॉरियर्स के लिए स्वयं अनुप्राणित होकर, उत्साहित होकर कभी ताली थाली के माध्यम से सम्मान करता है, कभी दीपक जलाकर, प्रकाश जलाकर सम्मान करता है और कभी उनके बारे में सोचकर, लिखकर सम्मान करता है। देवालय से औषधालय में आए हुए जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, औषध विक्रेता हैं, ये सभी हमारे सुरक्षा प्रहरी, सीमा पर या सैनिक के रूप में देश में जो हाउसकीपिंग में लगे हुए लोग हैं, सफाई कर्मी हैं और सूचना प्रसारण में लगे हुए लोग जो हमारे पत्रकार भाई हैं, संपादक हैं, इनका हम सम्मान करें। ये सभी हमारे परिवार के सम्मानित सदस्य हैं। अब हमने सोचना आरंभ कर दिया। जो पहले हम सोचते रहे हैं कि हमारे परिवार का सदस्य कहीं भी हो हमारे लिए मानिंद है और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारा समाज मनोबल और मनोगत पर ध्यान देने वाला समाज है। मनोगत अच्छा हो, मनोबल ऊंचा हो, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह लेकर चलने वाला समाज रहा है। आज पुनः हम उस दौर में आ गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया को हम यह संदेश दे रहे हैं कि समाज जब समेकित होगा, समरस होगा, तभी किसी भी वैश्विक आपदा का समाधान हम कर सकें। अब भारत का समाज बृहत्तर समाज है और वैश्विक समाज को संदेश देने की स्थिति में है। अब पुनः हम संस्कार क्या होते हैं, संस्कृति क्या होती है, इस पर ध्यान देते हैं। पुनः इस संस्कार और संस्कृति के साथ ही साथ हमारे आहार विहार के विषय क्या होते हैं, इस पर ध्यान देने लगे हैं और यही सब मिलकर बनता है, बनाती है, निर्मित होती है प्रक्रिया संस्कृति की। आज के विषय का एक हिस्सा भारतीय संस्कृति पर भी है। भारतीय संस्कृति को संगम संस्कृति कहा जाता है। पश्चिम की संस्कृति में टकराव का भाव होता है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा कि आने वाला विश्व युद्ध तो संस्कृतियों के टकराव का होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। हिंदुस्तान की संस्कृति सद्भाव की संस्कृति है, टकराव की संस्कृति नहीं है, इसीलिए इसे संगम संस्कृति कहा जाता है। और संगम संस्कृति होने के कारण मानवीय मूल्यों की जितनी धाराएं हैं अपने में समाहित करने के कारण इसे सनातन संस्कृति कहा जाता है। इसमें सनातनता का भाव है, कारण इस संस्कृति के कुछ सूत्र होते हैं। प्रकृति बंधन, हम प्रकृति के बहुत समीप हैं। हमारी संस्कृति का एक मूल मंत्र है प्रकृति बंधन। आप जानते हैं हमारे यहाँ हर घर में तुलसी रखने का, तुलसी को पूजने का विधान है। एकमात्र पौधा जिसकी पत्ती को दल कहते हैं, तुलसी दल,
सारे पुण्य कार्य उसी से आरंभ होते हैं। सबसे बेहतरीन सर्वोत्तम एंटीबायोटिक तुलसी का पत्ता ही होता है। जहां जहां तुलसी होती हैं विषाणु वहां कम पहुंचते हैं तो कम आक्रांत कर पाते हैं। इसका हम ध्यान रखते हैं। हमारे ऐसे वृक्षों के पूजन का विधान है। शक्ति का स्वरूप देख लेते हैं, नीम की पत्ती में सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है। हम ऑक्सीजन के लिए पीपल की वंदना करते हैं, बट वृक्ष छाया के लिए, ऑक्सीजन के लिए। आम हमारे पास फलदार भी है, छायादार भी है और हमारे विकास का द्योतक भी है, इसलिए पल्लवन शब्द उसी के साथ जुड़ता है। आम के पत्ते को पल्लव भी कहते हैं। ये सारे हमारी संस्कृति में है। प्रकृति बंधन। अब पूरी दुनिया को लगने लगा कि कोरोना फेज में प्रकृति के समीप रहने वाले लोग कम आक्रांत हुए हैं। हम केवल कंक्रीट के जंगल ही पैदा ना करें, हम वास्तविक जंगलों को भी बचाएं। ब्राजील के जंगल जो दुनिया के लिए फेफड़ा कहे जाते हैं, उनको फिर सुरक्षित कर लें। इंडोनेशिया के जंगल जो एशिया के लिए हृदय स्पंदन का कारक कहे जाते हैं, फेफड़ा, उनको सुरक्षित कर। जो हर देश में जंगल क्षेत्र है उसको सुरक्षित संरक्षित करें। प्रकृति के ज्यादा करीब जाएं तो शायद ज्यादा हम संपन्न होंगे, हम गरीब नहीं होंगे। यह भाव हमारी प्रकृति का रहा। हमारे सारे प्रयोगशाला में निमग्न रहने वाले ऋषि, प्रयोग करने वाले ऋषि वन्य क्षेत्र में ही रहते थे, आश्रम बनाकर। अर्थात प्रयोगशालाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कोई है तो वह अरण्य क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। इसका हमें फिर विधान करना चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में प्रकृति बंधन है। हमारी संस्कृति में लैंगिक समानता का भाव है। नर नारी संबंधों को जितना उचित स्थान हिंदुस्तान में दिया गया है उतना कहीं नहीं। मनुस्मृति जो हिंदुस्तान का प्रथम संविधान है, उसमें साफ साफ लिखा, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। जहां नारियों की अभ्यर्थना होती है वहीं देवता रमण करते हैं, और जहां अभ्यर्थना नहीं होती वहां पुरुष के सारे कर्म निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इस पर हमेशा हमें विचार करना चाहिए। वो जननी है और इसकी इतनी महत्ता है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह मानने वाला देश है हिंदुस्तान की संस्कृति में। इस तरह से नारी शक्ति का सम्मान है। गौतम बुद्ध ने भी कहा, गणराज्य तभी सफल होंगे, गणतंत्र, जब नारियों का सम्मान होगा, उनकी सुरक्षा होगी, उनके अभ्युदय की गारंटी होगी, तब सम्मान होगा गणतंत्रों का। इसीलिए प्राचीन भारत के गणतंत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सफलता के ध्वज फहरा रहे। आज भी ऐसा हो रहा। माननीय मोदी जी का मंत्र, पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां, और हमारे मानव संसाधन मंत्री जी का संदेश, शिक्षा के माध्यम से सर्वोन्नति का पथ प्रशस्त होता है। इस पर हम लोग लगे रहते हैं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इस कार्य में लगे हैं। हमारी संस्कृति में अध्ययन मनन विशेष मायने रखता है। अध्ययन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इस विधा से युक्त हैं, और लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना प्रयोग हो रहा है। मनन, मेडिटेशन, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ करते हैं। हमारे यहाँ की मान्यता है कि मनन से और आहार से हम बहुत शुद्ध रहते हैं। ध्यान से हम बहुत कुछ धारण कर सकते हैं, उन जगहों पर भी पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना अन्यथा असंभव है। ये हमारे संस्कृति के लक्षण हैं। हमारे संस्कृति में संस्कार के भाव हैं। हमारे संस्कृति में मनोरंजन का भी भाव है। हमारी संस्कृति में समावेशन का भी भाव है। मनोरंजन का जहां तक प्रश्न है, खेल कूद, नृत्य, गायन, यह सब हमारी संस्कृति में समाहित है, और आज की स्थिति में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। गायन का, वादन का, खेल कूद का। बाहर तो आप नहीं निकल सकते, जहां पर हैं घर में ही बैठ के खेल लिए, थोड़ा योग कर लिए, थोड़ा अभ्यास कर लिए। एक बहुत बड़ी समस्या दिया है कोरोना ने पूरी दुनिया में कि स्थान विशेष पर निरुद्ध हो जाने के कारण अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दुनिया के अनेक देशों में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। भला वो भारत का या भारत की व्यवस्था का, भारत की मेधा का, भारत के समाज का, संस्कृति का, कि यहाँ अवसादग्रस्त लोगों की संख्या न्यूनतम है। उस अवसाद से निकलने में जो उपाय हैं वो मनोरंजन के उपाय हैं। आप गायन वादन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, इससे मेंटल स्ट्रेस रुकता है।
हमारे यहाँ ध्यान की बहुत बड़ी महत्ता है। योग है हमारे यहाँ अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग कर्म कौशलम, कर्म की कुशलता आती है। योग से मन इधर उधर भटकता है तो भी योग उसका कारक है। योग माने जुड़ जाना। योग चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे यहाँ तो कृष्ण ने कहा योग क्षेमम भाम्य हम, योग और क्षेम तो स्वयं धारण करते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं हमारी संस्कृति के सूत्र हैं। हमारे यहाँ केवल उत्सव ही होता, जन्म से लेकर प्रस्थान तक हम उत्सव धर्मी लोग हैं। लेकिन हमने इस उत्सव धर्मिता में भी सामयिक परिवर्तन किया है। मांगलिक कार्यों में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या सीमित होना। अब हमें लगने लगा कि हम सीमित संख्या से भी मांगलिक कार्य असीमित तरीके से कर सकते हैं। आमोद उत्साह सब उतना ही होता। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। कष्ट की स्थिति में भी बाहर निकलना हो, सीमित संख्या में पहुंचकर हम सारे दायित्व का संपादन कर सकते हैं। अर्थात संयम बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज की स्थिति में हमने सीख लिया, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कि हम संतोष करें, संयम करें, खान पान हमारा सात्विक हो। जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। और अंत में यह कहकर कि हमारी संस्कृति सभी के लिए स्थान, पहचान और सम्मान देने की संस्कृति है, समावेशी संस्कृति है। हमारे यहाँ कहा गया है, सा संस्कृति है प्रतिमा विश्ववारा, संस्कृति संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए है। हमारी संस्कृति उसी तरफ उन्मुख है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, इसकी मेरी शुभकामना। आप सब जहां भी हैं आज के दौर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसके लिए शुभकामना। हमारे जो वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे संरक्षक प्रोफेसर पीवी कृष्ण भट्ट जी, प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी और प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी, आप सभी को नमन। और जिन लोगों ने ध्यान से सुना, ऐसे सभी को मेरी ओर से साधुवाद। यह कार्यक्रम आगे चले, निरंतर सफल हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपके इस ओजस्वी वक्तव्य से हम सब बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। आपने भारतीय संस्कृति में व्यक्ति, समाज, प्रकृति के साथ जो रिश्तों की आपने बात की है, मुझे आशा है कि आज हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, वो आपके इस वक्तव्य से लाभान्वित हुए होंगे। और जिस तरह से भारतीय संस्कृति की तरफ हम वापस से जाने लगे हैं, उस चीज पर आपने प्रकाश डाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर मैडम भाटिया को आमंत्रित करना चाहूंगी, पूर्वा भाटिया जी, कि आप आए। मैम। थैंक यू नीता दीदी। पूर्वा भट्ट। पिछले तकनीकी त्रुटि के कारण से हम पिछले सत्र में संवाद पूर्ण नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। मुझे विश्वास है कि हम अब माननीय प्रोफेसर श्री पीवी कृष्ण भट्ट जी का उद्बोधन अविराम सुन सकेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर पीवी कृष्ण भट्ट जी सर। धन्यवाद।